बट गए, यूरोप के लोग बट गए, बोलो विचारधारा के आधार पे। और इन लोगों ने कहा कि हमारा देश, ये गुट हमारा है और ये गुट आपका है। सोवियत संघ जो था वो उद्योगों के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखता था। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो व्यापार होता है, जो आयात निर्यात होता है, या फिर जो उद्योग लगाए जाते हैं, जो कल कारखाने लगाए जाते हैं, जो कृषि का काम किया जाता है, उसमें ज्यादा राज्य का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अब इसको समझते हैं क्या है ये चैप्टर। मुख्य रूप से दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत मेरे साथियों हो जाता है दिसंबर 1991 में, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उस सोवियत संघ से पूरे टोटल जो देश बने, उन सोवियत संघ से टोटल देश बनने वाले देशों की संख्या कितनी है? 15। सोवियत संघ का जो राजनीतिक उत्तराधिकार बना उसका नाम है रूस। देखो द्विध्रुवीयता क्या है, यानी दो ध्रुवीयता क्या है? ऐसी विश्व की व्यवस्था जिसमें दो प्रमुख शक्ति हो, दो शक्तियां हैं, एक का नाम अमेरिका है और एक का नाम सोवियत संघ है। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ शक्ति के दो प्रमुख रूप से केंद्र थे। शीत युद्ध क्या है मैंने अभी बताया था आपको, वैचारिक भाव है, वैचारिक प्रतिस्पर्धा है। तो वैचारिक प्रतिस्पर्धा का मतलब हो गया यहाँ पे पूंजीवाद और एक इसके साथ में साम्यवाद, दो विचारधारा है। पूंजीवाद का मतलब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट काम, साम्यवाद का मतलब ज्यादा से ज्यादा सरकारी काम। राजनीतिक विचारधारा है, यानी एक ही पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं सोवियत संघ के लोग, और अमेरिका जो वो लोकतंत्र को स्थापित करना चाहता है। इसके साथ साथ में मैंने आपको बताया सैन्य प्रतिस्पर्धा, अमेरिका परमाणु हथियार बना रहा है तो सोवियत संघ भी बना रहा है, अमेरिका मिसाइल बना रहा है तो सोवियत संघ भी बना रहा है, अमेरिका एयरक्राफ्ट बना रहा है तो सोवियत संघ भी बना रहा है, अमेरिका बड़े बड़े जहाज बना रहा है, जंगी जहाज जिसको आप बोल सकते हैं, तो सोवियत संघ भी बना रहा है। अमेरिका अगर नौसेना को डेवलप कर रहा है, वायुसेना को डेवलप कर रहा है, अंतरिक्ष में अपना विस्तार कर रहा है, तो सोवियत संघ भी कर रहा है। बर्लिन की दीवार जो है वो 1961 के अंदर क्या की गई? खड़ी की गई। बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन प्रेजेंट टाइम के अंदर, ये यूरोप महाद्वीप के अंदर है। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनी, जिसको 1989 में क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। यूरोप को दो भागों में बांट दिया गया था मेरे दोस्तों। कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। एक यूरोप जो है वो बना पश्चिमी यूरोप। कौन सा यूरोप? पश्चिमी यूरोप। इस पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व करने वाला देश कौन है? मुख्य रूप से अमेरिका। और एक देश बना जिसका नाम है पूर्वी यूरोप। कौन सा यूरोप? पूर्वी यूरोप। अच्छा, पूर्वी यूरोप का नेतृत्व करने वाला देश कौन सा है? सोवियत संघ। 1961 में खड़ा किया इस दीवार को, दो भागों में बट गए, यूरोप के लोग बट गए, बोलो विचारधारा के आधार पे। और इन लोगों ने कहा कि हमारा देश, ये गुट हमारा है और ये गुट आपका है। आगे देखते हैं। 1989 के अंदर इस दीवार को क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। इन लोगों ने कहा कि अरे भैया अफा क्यों लड़ा जोरा मर्दी, हम तो एक ही हैं। यह शीत युद्ध के विभाजन का प्रतीक था। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शीत युद्ध के विभाजन का प्रतीक क्या था? तो क्या था भाई? बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई और 1989 में इसको क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। 1961 में खड़ी हो रही है, 89 में इसको गिराया जा रहा है, और सोवियत संघ का विघटन हो गया है मेरे दोस्तों 1991 के अंदर। मैंने आपको बता दिया दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया है। आगे चलते हैं। आर्थिक रूप से कमजोरी किस प्रकार से आ जाती है? देखो किस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोरी आ गई, मैंने आपको बता दिया। क्या सोवियत अर्थव्यवस्था जो है वो उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा था, है कि नहीं? प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो इसका उत्पादन जब ज्यादा नहीं हो रहा है
तकनीकी विकास की गति भी धीरे धीरे हो रही है और सेना के ऊपर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ जो है उसके ऊपर मुख्य रूप से हथियारों का बोझ इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हथियार वो इतने ज्यादा बना रहा है कि उसके पास में शिक्षा के लिए पैसा नहीं बचा, उद्योगों के लिए पैसा नहीं बचा, कृषि के लिए पैसा नहीं बचा, रोजगार के लिए पैसा नहीं बचा, जनता की जो आवश्यकता है उनके लिए पैसा नहीं बचा, जनता को अच्छे संसाधन दे सके उनके लिए पैसा नहीं बचा। और सब बड़ी बात और देख जो था और बताऊं, सोवियत संघ के नेता अपनी जनता को क्या कहते थे कि अरे भाई जी अमेरिका का मन कहीं विकास को नहीं, पश्चिमी देशों में कुछ विकास नहीं है, जो विकास है ना वो केवल और केवल अपना देश में ही है, यानी बन बाड़ा बना रखता। जब इस बात का पता उन लोगों को लगने लगा तो उन्होंने इस चीज का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो सोवियत संघ का उत्पादन नहीं बढ़ रहा, किसी भी क्षेत्र में तकनीकी विकास नहीं हो रहा, जबकि अमेरिका अपने लोगों को टेक्नोलॉजी एक से बढ़कर एक दे रहा था। अमेरिका के पास में तो भाई साहब पहले से बहुत ज्यादा पैसा था और वो तो पूंजीवाद का समर्थन यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहा था, तो सेना का खर्च भी अमेरिका अच्छी तरह से उठा सकता था। फिर आता है राजनीतिक कठोरता। एक दलीय व्यवस्था थी, एक दलीय व्यवस्था कहां पर थी? सोवियत संघ के अंदर, यानी एक ही पार्टी की सरकार है और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने का काम किया था रूस के अंदर एक नेता थे जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर जो लेनिन है इसने स्थापना की। इसकी पहले पार्टी का नाम हुआ करता था बोल्शेविक पार्टी, और ये जो बोल्शेविक पार्टी है इसी को आगे जाके किस नाम से जाना गया? इस कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना गया। समझ में आ रहा है ना? तो एक ही पार्टी है, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, यानी एक ही पार्टी के लोगों को आने का अधिकार मिल रहा है। तो सोवियत संघ के अंदर किसकी स्थापना नहीं हो पा रही? लोकतंत्र की। सोवियत संघ के अंदर किसकी स्थापना नहीं हो पा रही? स्वतंत्रता की। सोवियत संघ के अंदर लोगों को अभिव्यक्ति यानी अपने देश की सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है, तो ये इस वजह से भी सोवियत संघ का पतन हो गया। राष्ट्रवादी भावनाएं, विभिन्न गणराज्यों अलग अलग पहचान और स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, और मैंने बताया था कि भाई 15 गणराज्य अलग बन गए। इसके साथ में गोरबाचेव का सुधार, ये आ गया भाई मिखाइल गोरबाचेव। मिखाइल देखो आपको बता दिया मैंने, जो आपको बही भी पढ़ा दिया वही सारा का सारा आपके इस टॉपिक के अंदर आएगा। मिखाइल गोरबाचेव जो है वो 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। मिखाइल गोरबाचेव इनका पूरा नाम है। देखो पेरेस्ट्रोनाइक एक नीति अपनाया, इसका अर्थ था पुनर्गठन यानी फिर से सुधार किया जाएगा। ग्लासनोस्ट का मतलब अर्थ का खुलापन, यानी पूंजीवाद को भी आगे क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। बाजार के अंदर बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था अपनाई जाए, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों के अंदर हमें अपने नागरिकों को भी भेजना चाहिए और दूसरे नागरिकों को बुलाना चाहिए ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का धीरे धीरे क्या होता जा रहा था? पतन होता जा रहा था। मैंने आपको बताया कि जब 1961 के अंदर सोवियत संघ क्या करवा पाता है? यूरोप का एक प्रकार से विभाजन करवा पाता है। तो सोवियत संघ जो है उसका नेतृत्व करने वाले पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनका धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? पतन होता जा रहा है। 1989 के बाद कई पूर्वी यूरोपीय देशों साम्यवादी सरकारें क्या हो चुकी थी? कमजोर हो चुकी थी, और यहाँ पे धीरे धीरे राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था। यानी पूर्वी यूरोप के जो देश है वो भी अब सोवियत संघ का क्या नहीं देना चाहते? साथ नहीं देना चाहते, उनको भी आजादी चाहिए भाई साहब। अब अपन को आगे पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है? सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ? देखो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। रूस सहित कई स्वतंत्र गणराज्य बने, और पूरे टोटल गणराज्य बने थे मेरे दोस्तों कितने? 15। दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शक्ति प्रतिस्पर्धा चल रही थी।
समाप्त हो गई। विश्व के अंदर एक ही देश शक्तिशाली बचा, जिसका नाम क्या है? अमेरिका। आगे देखते क्या है। शोक थेरेपी को क्या किया गया मेरे दोस्तों? यहाँ पे अपनाया गया, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बदलाव को शोक थेरेपी कहा जाता है। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ये शोक थेरेपी का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है भाई? आघात पहुंचाकर उपचार करना, उपचार करना। पहली तो थे कोई का जाफर ठोक दी भया, जाफर ठोके बाद में बिन पपड़ों के नारा भया तेरा किया लगी, तू तो सियाणो टाबर है, तेरा नहीं लागनी चाहिए, तू तो बहुत चौखो है। पहले तो भी जाफर क्यों ठोकी? जाफर ठोके बाद में भी उसको क्या कर रहे हो आप? इलाज कर रहे हो। यही अमेरिका ने किया। सोवियत संघ जो है उसके अंदर जितने भी 15 गणराज्य थे, जो 15 देश अलग बने 1991 में, इन लोगों को पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए कि पूंजीवाद तो बहुत ही अच्छा है, आपकी समाजवादी व्यवस्था से तो हमारा पूंजीवाद दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल अच्छा है विकास का, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की और तेजी से इनको लेके आना है। और अमेरिका के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, चाहिए वो आप आईएमएफ बोल लो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल लो, या फिर डब्ल्यूबी यानी वर्ल्ड बैंक बोल लो, कहने का मेरे दोस्तों यहाँ पे अर्थ ये हुआ कि अमेरिका ने इनको जबरदस्त कर्ज दिया। अमेरिका ने इन संस्थाओं को कहा कि आप इनको इतना कर्ज दो, इतना कर्ज दो कि ये चुका ही नहीं पाए। यानी जो पहले समाजवादी व्यवस्था थी उसको एकदम से बदलना किसमें है? पूंजीवाद में बदलना है और अपनी शर्तों पे बदलवाना है। इसी को कहा जाता है शॉक थेरेपी। मुख्य विशेषता में आपको यहाँ पे देखना कि इसकी मुख्य विशेषता कौन कौन सी बनती है। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट काम। मुक्त बाजार, मुक्त बाजार का मतलब होता है कि खुला कंपटीशन होना चाहिए, जिसमें जितना ज्यादा दम होगा वो क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा, बाजार का शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा, अपने उद्योग का विकास कर लेगा, अपने प्राइवेट सेक्टर का विकास कर लेगा। राज्य के आर्थिक नियंत्रण में कमी, आपको मैं बता दूं मेरे दोस्तों, सोवियत संघ जो था वो उद्योगों के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखता था। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो व्यापार होता है, जो आयात निर्यात होता है, या फिर जो उद्योग लगाए जाते हैं, जो कल कारखाने लगाए जाते हैं, जो कृषि का काम किया जाता है, उसमें ज्यादा राज्य का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, आराम से खुला कर दो। विदेशी निवेश को क्या किया जाना चाहिए? बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब दूसरे देशों के लोग अगर आपके देश में अच्छी तरह से क्या करेंगे? पैसा खर्च करेंगे, तो जब वो अच्छी तरह से पैसा खर्च करेंगे तो मेरे दोस्तों आपके देश के लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, आपके देश की प्रगति होगी। अगर प्रेजेंट टाइम में अमेरिका का एलोन मस्क इंडिया के अंदर कोई कंपनी लगाता है तो यहाँ तो आज को नहीं कोई 5-10 हजार की कंपनी लगा सी, वो कंपनी तो भाई करोड़ों अरबों खरबों में लगेगी। तो जब करोड़ों अरबों खरबों में लगेगी तो पहला फायदा तो ये होगा कि उस डॉलर को टैक्स देना पड़ेगा इंडिया की गवर्नमेंट को। हमें आ गया ना? इसके साथ साथ में यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे जब संसाधनों को उपयोग करेगा तो उसको और पैसा देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हो गया मेरे साथियों, क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश को क्या देना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। प्रभाव, कई देशों में बेरोजगारी फैल गई है कि नहीं है? कि भाई आप परिवर्तन अगर धीरे धीरे होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक साथ एक झटके में परिवर्तन किया तो बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, यानी अमीर अमीर बनता गया, गरीब गरीब बनता गया, ये असमानता भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे फैल गई। अब इसका भारत के ऊपर प्रभाव देखते हैं भाई। किसके ऊपर प्रभाव देखते हैं? भारत के ऊपर। भारत के ऊपर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा और भारत और रूस के बीच में किस प्रकार से संबंध हुए, इस चीज को अपन को देखना है। यहाँ पे देखिए मेरे साथियों, भारत और सोवियत संघ के बीच लंबे समय से कौन कौन सा संबंध है? राजनीतिक है, आर्थिक भी है, रक्षा का भी है। मेरे साथियों आपको पता होना चाहिए, इस रक्षा वाला थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, इस चीज को आप थोड़ा सा आसानी से समझिए। 1971 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई तो पाकिस्तान का साथ देने के लिए आ गया मेरे दोस्त वो बावड़ी जालर, डोनाल्ड ट्रंप वाला देश कौन सा हो रहा है?
अमेरिका। अमेरिका आ रही है क्योंकि भाई जी मैं तो पाकिस्तान को साथ देसिया। भारत का उस टाइम पे प्रधानमंत्री मेरे दोस्तों कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई साहब अमेरिका तो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। किसको कहा? सोवियत संघ को कहा। तो सोवियत संघ ने कहा कि आप चिंता मत करो मैडम, मैं थारा सा कहा इलाज कर दे बेटा को, की को? अमेरिका को। यानी ध्यान देने की बात आ है कि सोवियत संघ और अमेरिका जो है इन दोनों के बीच में उस समय शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में होती है, ध्यान रखना। तो राजनीतिक संबंध स्थापित किया और ये कहा कि 20 साल तक आपा दोनों भाई ला। हाँ, इंदिरा गांधी ने किया। भारत और सोवियत संघ जो है वो 20 साल तक एक मैत्रीपूर्ण संधि करते हैं। और जब पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका अपना 7वीं जंगी जहाजी बेड़ा भेजता है तो भारत की तरफ से सोवियत संघ आके खड़ा हो जाता है। हम इस युद्ध में जीत जाते हैं और एक नया देश बनता है। उस नए देश का नाम है बांग्लादेश। ये पाकिस्तान से अलग हुआ था, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे दोस्तों यहाँ पे सहयोग किया, भारत को हथियार दिए, भारत को एक तरह से कल कारखानों में, आपको पता होना चाहिए जो भारत के अंदर बहुत सारे स्टील उद्योग लगे और जो फैक्ट्री लगी, जो इंडस्ट्री लगी, उसके अंदर टेक्नोलॉजी दी और उसके साथ साथ में आर्थिक यानी थोड़ा बहुत पैसा भी दिया। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने रूस और अन्य नए गणराज्यों के साथ में अच्छे संबंध बनाए। समझ में आ गया ना? और आज प्रेजेंट टाइम में रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो इंडिया के अच्छे खासे दोस्त हैं। और अमेरिका तो बावड़ी जालर देश है, इसका तो कोई एक मतलब ये होता है कि ये तो अपना आर्थिक मुनाफा देखता है। अभी इंडिया के ऊपर इसने लगभग 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। और इसलिए कही है क्योंकि रूस जो है ना, इस रूस से हम क्या खरीद रहे हैं? तेल खरीद रहे हैं। और अमेरिका का ये कहना है कि रूस से जब भारत तेल खरीद रहा है ना, तो वो भारत ना बेटो मुनाफो कमावा है। क्या कमावा है? रूस से भारत क्या करता है? कच्चा तेल खरीदता है। इस कच्चा तेल को क्या करता है? वो रिफाइन करता है अपनी रिफाइनरियों में। एक तो जैसे रिलायंस की कंपनी है और अपनी एक ये नायरा की कंपनी है, एक इंडियन ऑयल है, इनकी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज इंडिया के अंदर लगी हुई है। तो ये रसिया का अगर सस्ता में खरीद ले, रसिया से सस्ते में खरीद के इनको रिफाइन करके और दूसरे देशों को, नेपाल को, भूटान को, अपना ये जो बांग्लादेश है, अपना ये जो इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, इन देशों को ज्यादा दामों में ये पैसा ये ज्यादा पैसों में ये क्या करता है? ज्यादा दामों में ये तेल को बेचता है, तो मुनाफा कमाता है भाई। तो अमेरिका ने सोचा कि यार ये रूस और यूक्रेन आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपको एक छोटी सी चीज है यहाँ पे और बता दें, आप ये कहोगे कि यार ये रशिया, ये यूक्रेन पहले तो सोवियत संघ के हिस्से थे एक टाइम पे, तो आगे यानी कि कौन सी बात होगी? तो मैं बता दूं था कौन सी बात हुई। ये आपस में क्यों पोपर है? अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान एक संगठन बनाया था जिसका नाम था नाटो। और मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1949 में। अच्छा, नाटो का जवाब देने के लिए सोवियत संघ क्या करता है? ये एक तो मार्कर जो है ना वो सही तरीके से चलता नहीं है। अच्छा, अमेरिका ने जब नाटो की स्थापना की तो इसका जवाब देने के लिए सोवियत संघ वार्सा पैक्ट बनाता है। क्या बनाता है? वार्सा पैक्ट। शायद मैं इसकी जहां तक डेट याद कर पा रहा हूं या तो 1954 है या फिर 1956 है, इन दोनों में से एक डेट है। समझ में आ गया ना? इस नाटो का पूरा नाम है, एन का मतलब होता है नॉर्थ, इसको बोलते हैं उत्तर। एक का मतलब होता है अटलांटिक, अटलांटिक। समझ में आ गया ना? टी का मतलब होता है ट्रीटी, इसको बोला जाता है संधि। उत्तर अटलांटिक संधि मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसमें शुरुआत में पूरे टोटल पहले 12 देश थे। अमेरिका ने यह कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला करेगा तो हम इसका क्या करेंगे? मिलकर जवाब देंगे। यानी 12 देशों पर अगर कोई भी देश हमला करेगा तो हम इसका क्या करेंगे? मिलकर जवाब देंगे। इसमें देशों की संख्या लगातार क्या होती गई? बढ़ती गई और इनकी संख्या हो गई 30 के आसपास। अब अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि भाई अपने साम्राज्य का विस्तार करे, इस नाटो का और ज्यादा बढ़ावा करे, इसको और ज्यादा फैलाए। तो 31वां जो राष्ट्र है वो यूक्रेन बनना चाहता है। यूक्रेन, वही यूक्रेन जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था,
यूक्रेन और रशिया दोनों पड़ोसी देश है प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम पे भी पड़ोसी थे बेचारे, तभी तो अलग हो गए ना। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। इस जेलेंस्की ने यह कहा कि हम तो भाई नाटो में जाएंगे। तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सॉरी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अरे बावली जालर किसी अमेरिका का जाए तो मान जा, लेकिन वो कुजात को नहीं, मानी को नहीं भैया बात, 1% ही मानी जेलेंस्की है जो। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार इसको समझाया कि अगर आप जाओगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उस टाइम पे कोरोना का काल चल रहा था। 2021 के अंदर रशिया ने क्या किया भाई साहब, इसके ऊपर हमला किया, और ऐसा हमला किया कि हालता नहीं हमला चल रही है। अब ये हमला लगातार चल रहा है। अगर अकेला यूक्रेन लड़ाई लड़े तो रशिया को मिनट 5 को खेल है, रशिया मिनट 5 का मान चौपड़ दे किन यूक्रेन ने। लेकिन इसका साथ देने के लिए दूसरे देश आ गए, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट रूप से नहीं आ रहे, इनडायरेक्ट रूप से आ रहे। अमेरिका, यूरोप की कंट्रियां, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे के सारे देश इस यूक्रेन की तरफ आ गए, और अकेला रशिया इनसे लड़ाई लड़ रहा है। तो अमेरिका जो है उनको हथियार बेच रहा है यूक्रेन को, और रशिया भी भाई साहब लगातार एकदम से मतलब बढ़िया तरीके से इलाज कर रहा है यूक्रेन का। तो अब यहां पे अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो रसिया जो है इसको पैसा कहां से आ रहा है, एक करना इकोनॉमिक रूप से इसको कमजोर करना पड़ेगा। देखो, चाहे आदमी हो, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी हो, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, उसके जीवन में समस्याएं आती रहती है। लेकिन अगर उसके पास में पैसा है तो वो समय निकल जाता है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो उसके जीवन में अनेक समस्याएं और पैदा हो जाती है। इस बात का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। तो अमेरिका ने यह सोचा कि रशिया को पैसा कहां से मिल रहा है, तो रशिया को 3 जगहों से पैसा मिल रहा है, भर भर के बोरा पैसा मिल रहा है। एक तो भारत है, एक देश का नाम है चीन, और एक देश है हंगरी। इन तीनों देशों से उसको भर भर बोरे पैसे मिल रहा है, क्योंकि रशिया इनको खुला तेल बेच रहा है, एकदम से बढ़िया वाला, और सस्ते में बेच रहा है। तो हथियार बनाने के लिए भाई क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो पैसा चाहिए तो पैसा आएगा कहां से, तेल बेच रहा है, इन देशों को बेच रहा है। तो चाइना के ऊपर तो उसने पहले से टैक्स लगा रखा है, पहले से टैरिफ लगा रखा है ज्यादा। हंगरी के ऊपर भी उसने बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है, सॉरी टैक्स लगा रखा है। ओ बापड़ो भारत बच्चों, इसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। अब ये टैरिफ होता क्या, इस चीज को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये टैरिफ होता क्या। इसको मैं आपको क्या कर देता हूं, बता देता हूं। इंडिया के अंदर जापान की एक टोयोटा कंपनी है जिसका नाम है फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर कंपनी की गाड़ी आती है, टोयोटा कंपनी की है, फॉर्च्यूनर कंपनी बनाती है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, टोयोटा कंपनी बनाती है। यह मुख्य रूप से जापान की कंपनी है। यह लगभग 30 से 35 लाख के आसपास में इसकी रेट है अगर वहां पे आप खरीदोगे। लेकिन इसके ऊपर लगभग 25 लाख के आसपास में क्या लगता है, टैक्स लगता है, और वो टैक्स इंडिया की गवर्नमेंट को देना पड़ता है जो भी खरीदेगा। तो इसमें क्या होता है कि भाई विदेश की जो कंपनी है इसकी कार है वो इंडिया में बिके, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बिके कि महिंद्रा का 12 बज जाए, टाटा का 12 बज जाए, मारुति सुजुकी जो है उसके 12 बज जाए। क्योंकि अगर भाई इनको सस्ता कर दिया जाएगा तो सारा हरियाणा का लोग जता भी है सारा का सारा फॉर्च्यूनर रेयर ही घूम है, इसलिए इसकी रेट को क्या कर दिया गया, ज्यादा कर दिया गया, टैक्स ज्यादा किया गया। अब क्या है मेरे दोस्तों, जब टैक्स ज्यादा किया गया तो इसकी कीमत लगभग 55 लाख के आसपास हो गई, तो इसको लोग कम खरीदेंगे। 55 लाख का मान महिंद्रा की थार 3 4 का जावे, स्कॉर्पियो आ जावे, तो आप इनको ज्यादा खरीदोगे। अमेरिका भी बेटो वही काम कर रहे। अमेरिका ने क्या किया, टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। यह कहा कि पहले जो 10 रुपए में चीज बिकती थी, अब वो चीज कितने में बिकेगी, 100 रुपए में बिकेगी। दवाइयां हैं और जितने भी खाने पीने की जो चीजें हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि भाई जो पहले सस्ते में बिकती थी अब महंगे में बिकेगी। अब जब महंगे में बिकेगी तो अमेरिका में से कोई खरीदेगा नहीं। अमेरिका में जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो इंडिया अपने सामान की चीजों को बेचेगा कहां पे। यानी इंडिया के अंदर जो दवाई बनती है, जो मेडिसिन बनती है, लगभग 30% से ज्यादा अमेरिका में उनको बेचा जाता है।
अगर इनकी दवाइयों को अमेरिका में महंगा कर दिया जाएगा तो वहां से लोग खरीदेंगे नहीं, दूसरी कंपनी की दवाइयां खरीदेंगे, दूसरे देशों की खरीदेंगे। तो अमेरिका को यह रणनीति अच्छी तरह से पता है कि हम भारत को घुटने कैसे टिकवाने हैं। रक्षा सहयोग, रूस भारत का महत्वपूर्ण रक्षा और सैन्य तकनीक का सहयोग बना हुआ है। रसिया ने इंडिया को अभी कुछ समय पहले S-400 दिया था। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई हुई, इस लड़ाई के दौरान भारत और पाकिस्तान बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इसी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऊर्जा दे रहा है अपनी, यानी तेल दे रहा है। व्यापार बढ़िया तरीके से, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी, तकनीक के क्षेत्र में सहयोग क्या कर रहा है, जारी। भारत की विदेश नीति, भारत ने रूस के साथ पुराने सहयोग को बनाए रखते हुए अमेरिका और अन्य देशों के साथ भी संबंधों को क्या किया, मजबूत किया है। हम किसी एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं है भाई, ध्यान रखना। अध्याय का निष्कर्ष क्या है, सोवियत संघ का क्या हो गया मेरे दोस्तों, विघटन। राजनीतिक संरचना में बहुत बड़ा बदलाव आया, यहीं से शीत युद्ध की समाप्ति हुई और विश्व में एक ही ध्रुव बचा जिसका नाम क्या है, अमेरिका। अब मेरे साथियों, सोवियत संघ के विघटन का कारण बता दो। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आर्थिक कमजोरी है, राजनीतिक कठोरता है, राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार है। पेरेस्त्रोनाइक और ग्लासनोस्त क्या थे? संकेत के अंदर आपको उत्तर समझना है। पुनर्गठन, पेरेस्त्रोनाइक का मतलब क्या होता है, पुनर्गठन। पेरेस्त्रोनाइक का मतलब क्या होता है, पुनर्गठन, यानी फिर से निर्माण करना। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन। ग्लासनोस्त, ये दो नीतियां हैं। शॉक थेरेपी क्या थी? समाजवादी से पूंजीवाद, बाजार अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से परिवर्तन करना। प्रभाव क्या निकला? बेरोजगारी और महंगाई देशों में लगातार क्या हो गई, बढ़ती गई। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्या है? सोवियत संघ के विघटन के विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े? दो ध्रुवीयता का अंत हो गया भाई साहब, अमेरिका सोवियत संघ का। ध्यान रखना, सोवियत संघ का विघटन जो है वो दिसंबर 1991 में हो रहा है। अमेरिका का प्रभाव बढ़ा और नए स्वतंत्र देशों का क्या हुआ, उदय हुआ। भारत और रूस के बीच में संबंध है, देखो, रक्षा में है, ऊर्जा में है, व्यापार में है, विज्ञान और तकनीक में है, राजनीतिक सहयोग में है। 1991 का वर्ष महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे सोवियत संघ का विघटन हुआ, दो ध्रुवीयता का अंत हुआ और यहीं से शीत युद्ध की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका चैप्टर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा। ये थोड़ा लंबा चैप्टर मैंने इसलिए कर दिया, इसको इसलिए आपको समझाया ताकि आप समझ सकें, ताकि आप अच्छी तरह से समझ के आंसर लिख सकें। क्योंकि अगर आप रटोगे तो आपको ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा। दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले का जो अतीत है उस अतीत को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरे साथियों, आगे का जो चैप्टर है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, जो 6 क्वेश्चन है, आप थोड़ा थोड़ा साथ में प्रयास भी करते रहे और इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और उत्तर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया वो आप हमें आसानी से बताएं ताकि हम भी आपको आसान भाषा में क्या कर सके, समझा सके। आपके लिए मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करनी है, आपके परिवार के लिए मेहनत करनी है और आपको अपने जीवन में शिक्षा के माध्यम से ही सुधार करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।